हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि एफसीआई AG3 अकाउंट्स के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बचे हुए दिनों में किस प्रकार से हम हमारी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फेज 1 का रिजल्ट आने से पहले, लेकिन हम मान करके चल रहे हैं कि आपको फेज 2 के प्रिपरेशन के लिए लगभग 20 दिन मिलेंगे। 1-2 दिन ज़्यादा हो सकते हैं या 1-2 दिन कम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो इन 20 दिनों में हम हमारी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा, हर पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। मेनली ये वीडियो मैंने पेड स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, लेकिन अदर स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो सके इसलिए यूट्यूब पर हम डाल रहे हैं। तो हम मान करके चल रहे हैं कि आपके पास में 20 डेज है प्रिपरेशन करने के लिए, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉमर्स पोर्शन की बात कर रहे हैं कि कॉमर्स पोर्शन की प्रिपरेशन हम कैसे करें। अभी आपने फेज 1 का एग्जाम दिया है, तो हम मान करके चल रहे हैं कि फेज 1 की आपकी प्रिपरेशन है। अब स्टूडेंट देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो 20 दिन में मैं कैसे पढूं, जीरो लेवल से कैसे पढ़े 20 दिन में। तो स्टूडेंट, ये गवर्नमेंट एग्जाम है, कोई 11-12 का एग्जाम तो है नहीं कि हम एक एक दिन में इनकम टैक्स पढ़ लें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप काफ़ी दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और अब आप रिवीजन करना चाहते हैं 20 दिन में, तो कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको 20 दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 10 दिन आपको अलग रखने हैं, 5 दिन आपको अलग रखने हैं, और फिर से 5 दिन आपको अलग रखने हैं। शुरुआत के 10 डेज में आपको क्या करना है, सभी कॉन्सेप्ट्स एक बार आपको देख लेने हैं। शुरुआत के 10 दिनों में, मतलब आज के दिन को भी मैं काउंट कर रहा हूँ, और आपको सभी कॉन्सेप्ट्स देख लेने हैं। फिर 5 दिनों में आपको सभी कॉन्सेप्ट के MCQs देखने हैं, और आखिर के 5 दिनों में एक बार फिर से क्विक रिवीजन करना है। कहने का मतलब इन 20 दिनों में हमें 2 बार रिवीजन करना है। एक बार हम 10 दिन में रिवीजन करेंगे, फिर हम MCQs करेंगे कॉन्सेप्ट के, और फिर हमें फिर से क्विक रिवीजन करना है। ठीक है। अब सब्जेक्ट्स को पढ़ने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और बाद में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो देखिए, कॉमर्स पोर्शन में हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट है। हमारे पास अकाउंटेंसी है, कॉमर्शियल लॉ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ऑडिटिंग है और इनकम टैक्स है। ये 5 सब्जेक्ट्स है। तो सीधी सी बात है, कुछ सब्जेक्ट को हमें कम टाइम में कंप्लीट करना पड़ेगा, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उनमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखिए, मेरा ये मानना है, देखिए आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। आपको पहले GST पढ़ना चाहिए, फिर आपको ऑडिट पढ़ना चाहिए, फिर आपको लॉ पढ़ना चाहिए, फिर आपको इनकम टैक्स पढ़ना चाहिए, फिर अकाउंटेंसी। स्टूडेंट, ये मेरा मानना है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। जो मुझे बेस्ट लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो GST और ऑडिट है, उनके स्पेशल रामबाण वीडियोज हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। GST को भी आप शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं, ऑडिटिंग को भी आप शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। GST में देखिए 2 ही वीडियो है, लगभग 2-2 घंटे के, 4 घंटे में पूरा GST हमने कंप्लीट कराया है। ऑडिटिंग में 3 वीडियोज है, ये भी लगभग 4-5 घंटे के हैं, और सभी कॉन्सेप्ट्स हमने ले लिए हैं। तो सबसे पहले आपको GST और ऑडिटिंग ही लेना चाहिए, लगभग 8-9 घंटे के हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इनको आप एक दिन के अंदर कंप्लीट कर दीजिए। सभी कॉन्सेप्ट्स को एक ही दिन के अंदर आप कंप्लीट कर दीजिए, और आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज ही इनको कंप्लीट करके सोइए, बिना कंप्लीट करके नहीं सोना है। एक और छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने पहले क्लासेज बिल्कुल अच्छे से देखी थी, तो मैं ये मानता हूँ वीडियोज फिर से देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, एग्जाम टाइम में बार बार वीडियोज नहीं देखने चाहिए। तो यदि GST और ऑडिट के वीडियोज आपने पहले देख लिए थे, तो फिर से आपको नहीं देखने हैं। MCQs के लिए भी मैं ये मानता हूँ कि पहले आपने MCQs कर लिए थे अच्छे से, तो फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब क्या करना है, अब केवल आप नोट्स की रीडिंग लगाइए, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आप अच्छे से लगा सकते हैं। और यदि कहीं कोई कन्फ्यूजन रहता है तो वीडियो देख लीजिए, और पहले नहीं देखे हैं वीडियोज तो आप देखने ही हैं। तो एक दिन में आप इन दोनों को निपटा देंगे। फिर हम लॉ की बात करते हैं। तो देखिए, लॉ के अंदर हमारे पास क्या क्या है।
लॉ के अंदर हमारे पास कंपनीज एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को निपटाना है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में वैसे तो 9 वीडियोज है, लेकिन आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा इनमें से 5 तो हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लासेज है और 4 हमारे एमसीक्यूज वीडियोज है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट निपटाने हैं, तो आप ये 5 क्लासेज देख लेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बाद में आप कुछ भी पहले उठा सकते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, कंपनीज। कंपनी के अंदर भी 5 ही क्लासेज है, बाकी के 5 एमसीक्यू वीडियो है। वो जो 5 क्लासेज है उनमें से भी शुरुआत की 3 क्लासेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिर की 2 क्लासेज आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो टाइम है तो पूरा ही करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा ही करना पड़ेगा। एमसीक्यू वाली क्लास से एमसीक्यू बाद में करने हैं, पहले कॉन्सेप्ट करने हैं, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी आपको करना है। तो क्या मैंने सीक्वेंस बताया लॉ के अंदर मैंने आपको बताया कि लॉ के अंदर मैंने आपको बताया सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर लीजिए, फिर आप एनआई, कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी लॉ कर लीजिए। कंपनी लॉ में शुरुआत की 3 क्लासेज जरूर अच्छे से कीजिए। तो लॉ के अंदर मैं मान करके चल रहा हूँ 2 से 3 दिन में आप करने की कोशिश कीजिए। अगेन वही बात है, यदि आपने वीडियोज पहले अच्छे से देख लिए थे तो फिर से नहीं देखने हैं, एमसीक्यूज पहले अच्छे से कर लिए थे तो नहीं करने हैं। अब क्या करना है, अब आपको नोट्स पढ़ने हैं बार बार। जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं उनसे करते हैं तो और बढ़िया, या खुद के बनाए हैं उनसे भी कर सकते हैं। और पहले वीडियोज वगैरह नहीं देखे हैं तो अब आपको देखने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि सर आप सब्जेक्ट में ये बताइए कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए क्या होता है कि ये नहीं होता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। मान लीजिए कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर 50 टॉपिक है, तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि 30 टॉपिक इम्पोर्टेंट है, 20 टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। होता क्या है, हर टॉपिक के अंदर एक दो लाइनें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 50 टॉपिक है, पहला टॉपिक चल रहा है तो पहले टॉपिक में भी 1-2 लाइन इंपॉर्टेंट है, दूसरे टॉपिक में भी 1-2 लाइन, तीसरे टॉपिक में भी 1-2 लाइन इंपॉर्टेंट है। तो मैं पढ़ाते वक्त स्टार लगाता रहता हूँ, आप लोगों को बताता रहता हूँ कि इनको आप टिक लगा लीजिए, और मैंने खुद भी टिक लगाया स्टार लगा करके कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपने पहले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और यदि आपने पहले क्लासेज नहीं देखी है तो अब आप क्लासेज देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की बात करते हैं। उससे पहले एक और अच्छी सी एडवाइस दे देता हूं कि जो एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करवाते हैं उनके पास्ट पेपर तो मिलते नहीं हैं, तो मेमोरी बेस्ड टीचर्स बता देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्या इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट मैं आपको बिल्कुल सख्त रूप से चेतावनी दे रहा हूं कि इन एग्जाम में क्या होता है, जो पिछली बार पेपर आया था उसका जस्ट रिवर्स होता है। तो आप ये मत मानिएगा जिन टॉपिक से पिछली बार क्वेश्चन आए थे उन टॉपिक से इस बार भी आएंगे। हो सकता है ऑडिट से पिछली बार 2 क्वेश्चन आए हों और इस बार 20 क्वेश्चन आ जाए, या इनकम टैक्स से पिछली बार 10 आए हों, इस बार 2 ही आ जाए। तो सब्जेक्ट को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, और ये भी ना करें कि जैसा मैंने बताया 50 में से 30 टॉपिक इम्पोर्टेंट, 20 इम्पोर्टेंट नहीं है। हर टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट लाइनें होती है उस पर फोकस करना चाहिए। इनकम टैक्स सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, तो इनकम टैक्स की हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स का हम क्या इलाज करें। तो स्टूडेंट देखिए इनकम टैक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है। पहला चैप्टर एक बार गोली मारिए, पहले आप रेजिडेंशियल स्टेटस को देखिए, और रेजिडेंशियल स्टेटस में भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट करने के बाद आप सीधे आ जाइए चैप्टर नंबर 8 में। क्लबिंग कीजिए, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कीजिए, डिडक्शंस कीजिए। ये 11th वाला चैप्टर अभी छोड़ सकते हैं, एग्रीकल्चर और एग्जम्प्टेड इनकम। केवल इतना याद रखिए एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। फिर टीडीएस, टीसीएस, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम। हमने क्या क्या छोड़ा, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया और हमने 5 हेड छोड़ दिए। वो भी करने हैं, कैसे करने हैं वो बताता हूँ।
तो देखिए टैक्स में हमें कैसे करना है, पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस करना है, फिर जो बाकी के चैप्टर थे कि क्लबिंग था, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड था, डिडक्शन वाला चैप्टर था, टीडीएस और टीसीएस था, वो करना है। टीडीएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीसीएस कम इंपॉर्टेंट है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करना है, रिटर्न करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, पांचों हेड करने हैं। तो पांचों हेड में भी मेरा मानना है पहले आप हाउस प्रॉपर्टी कर लीजिए तो कॉन्फिडेंस आएगा, छोटा है। अदर सोर्सेज भी छोटा है, वो आप निपटा दीजिए। सैलरी आपको करना है, तो सैलरी के अंदर अलाउंसेज वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीजीबीपी में डेप्रीसिएशन का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और सबसे लास्ट में टाइम बचे तो आपको कैपिटल गेन करना है। तो इनकम टैक्स में मैं मान रहा हूँ 4 दिन आपको लगाने हैं इनकम टैक्स में। और बात वही है, वीडियो पहले अच्छे से देखे थे तो नहीं देखने हैं, एमसीक्यूज पहले कर लिए थे तो अब नहीं करने हैं। जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे करने की कोशिश कीजिए तो बहुत फायदे में रहेंगे। कि मैंने आपको पढ़ाते वक्त ये भी बताया है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने टिक लगा रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार ये लोड हो जाता है। तो देखिए ये हमारे क्लास नोट्स हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर स्टार लगा रखा है आप लोगों के लिए कि जो कंपनी और फर्म्स होती है उन्हें रिटर्न ऑफ इनकम हमेशा भरनी पड़ती है। यहाँ पर भी मैंने स्टार लगा रखा है कि यदि टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है तो जनरली रिटर्न भरना जरूरी होता है। तो ऐसे जहाँ जहाँ पर यहाँ पर मैंने स्टार लगा रखा है कि अदर लोगों को 31 जुलाई तक भरना पड़ता है, कंपनी फर्म को 31 अक्टूबर तक भरना पड़ता है। तो ऐसे मैंने जहाँ जहाँ पर स्टार लगा रखे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टैक्स करनी है और टैक्स के लिए मैंने आपको बताया 4 दिन आपको लगाने हैं। फिर सबसे लास्ट में हम अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट पहले आप लॉजिक समझिए कि मैंने इन सब्जेक्ट को इस सीक्वेंस में क्यों लिया है। देखो अकाउंटेंसी को आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो और अकाउंटेंसी के अंदर बेसिक चैप्टर इन्होंने दे रखे हैं, ज़्यादा एडवांस लेवल के नहीं दे रखे हैं। तो अकाउंटेंसी लगभग सभी को आती है और अकाउंटेंसी की क्वेश्चन सभी करके आएंगे। लेकिन जीएसटी और ऑडिट के क्वेश्चन लोगों से नहीं होंगे, लो के क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं हो पाएंगे आपके कॉम्पिटिटर से। इनकम टैक्स लोग नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि बड़ा होता है, इसलिए इन सब्जेक्ट को हम पहले ले रहे हैं। अकाउंट्स में तो सभी करके आएंगे, ये सब्जेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमने इनको पहले लिया है। अकाउंटेंसी में किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अकाउंटेंसी में किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए अकाउंटेंसी में हमारे पास पढ़ने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटेंसी का कोई सिलेबस तो फिक्स है नहीं, फिर भी हमने आपको 20 चैप्टर्स प्रोवाइड किए हैं। इनमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम जरूर याद करके जाना, मत भूलना। आईएफआरएस के भी नाम याद करने हैं, नाम और नंबर दोनों में से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यदि आपके पास टाइम है तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट कर सकते हैं, टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हैं। जॉइंट वेंचर भी आप टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम भी छोड़ सकते हैं। बाकी के जो 17 चैप्टर है वो आपको करने हैं। लेकिन मुझे लगता है अकाउंटेंसी में आपसे क्वेश्चन स्टूडेंट हो जाएंगे। तो ये सभी बातें मैंने आपको बताई और मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर एमसीक्यूज करें या कॉन्सेप्ट करें। तो स्टूडेंट देखिए मेरा ये मानना है यदि आपके पास टाइम नहीं है एमसीक्यूज करने का तो आप कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, न कि एमसीक्यूज पर। यदि आप कॉन्सेप्ट करके जाएंगे तो एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, लेकिन आपने 100 में से 50 एमसीक्यूज किए तो सभी कॉन्सेप्ट कवर नहीं होंगे। तो एमसीक्यूज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं कॉन्सेप्ट्स को। आपको पढ़ने के लिए 10, 12, 15 घंटे जितने आप निकाल सकते हैं उतने निकालिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10, 5 डेज में डिवाइड करके रखिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं उनको यदि आखिर के 5 दिनों में आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं
तो फिर पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आखिर के 4-5 दिन आपको केवल और केवल रिवाइज़ करना है। मान लीजिए कुछ टॉपिक्स आपसे छूट जाते हैं, आप सब कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप उन 20% को छोड़ दीजिए। आखिर के 5 दिनों में जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए। और एक और बात, नई बुक्स, नया मैटर, नया टीचर, नया इंस्टीट्यूट, उसे तो रेफ़र करना ही नहीं है। आखिर के दिनों में जो आपने पढ़ा है वो ही पढ़ना है, कोई भी नया कंटेंट आपको नहीं उठाना है। आपका काम होना चाहिए केवल आपको पढ़ना है, सोना है, आराम करना है। इसके अलावा और कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो एक बार शॉर्ट में मैं आपके लिए रिवाइज़ कर देता हूँ। मैंने आपको क्या-क्या बताया? मैंने आपको बताया कि हम मान कर के चल रहे हैं कि आपके पास 20 दिन है, 1-2 दिन कम हो सकते हैं या 1-2 दिन ज़्यादा हो सकते हैं। कॉमर्स पोर्शन की मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है। सीक्वेंस में मैंने आपको बताया पहले जीएसटी फिर ऑडिट, दोनों को एक ही दिन में निपटा देना है आपको। लॉ के अंदर 2 या 3 दिन, इनकम टैक्स में 4 दिन और फिर जो भी दिन बच गए, कितने बचे? 4, 3, 7 और 1 8, 2 या 3 दिन बचते हैं अकाउंट्स के लिए। जो टॉपिक्स नहीं आते हैं वो पढ़ने हैं अकाउंट्स में। वीडियोज़ पहले देख लिए हैं तो फिर से नहीं देखने हैं। एमसीक्यूज़ भी फिर से नहीं करने हैं, पहले कर लिए तो नहीं किए हैं तो अब करने हैं। लॉ के अंदर मैंने बताया पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में 5 कॉन्सेप्चुअल क्लासेज है। शुरुआत की 3 कर सकते हैं, आखिर की 2 छोड़ सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट करना, एमसीक्यूज बाद में करना। टैक्स में पहले रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम, ये करने हैं। ये सारे छोटे-छोटे चैप्टर हैं, 2-2 घंटे के चैप्टर हैं। यदि स्पीड बढ़ा करके देखेंगे तो और भी कम टाइम हो जाएगा। हैंड रिटन नोट्स को देखना, वहाँ पर स्टार लगाए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। केवल डिडक्शन वाला बड़ा है इसमें से। फिर आपको ये हेड करने हैं तो हेड भी सीक्वेंस में आपको करने हैं। यदि 1-2 हेड नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। मैं अगर मान लीजिए 2 हेड नहीं किए आपने तो भी 90% तो टैक्स कवर हो ही जाएगा। और यदि आप पहले हेड लेकर के बैठ जाएंगे तो कुछ भी कवर नहीं हो पाएगा। एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट्स में से कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। एमसीक्यूज नहीं कर पाए तो टेंशन नहीं लेनी है, एग्जाम में आपसे हो जाएंगे। सामने 4 ऑप्शन आएंगे तो अपने आप ध्यान आ जाएगा। कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। पढ़ाते वक्त मैंने बार-बार बताया है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हर टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है वो बताया हुआ है मैंने। ये नहीं बोल सकते ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पास्ट एग्जाम पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। जैसा पिछली बार हुआ था वैसा इस बार नहीं होगा। और ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना कि किसी सब्जेक्ट को इसलिए छोड़ करके चले गए कि कोई बच्चा बोल रहा था पिछली बार क्वेश्चन नहीं आए थे या 2-3 क्वेश्चन आए थे। जिस सब्जेक्ट में से पिछली बार 2-3 क्वेश्चन आए थे उसमें से कन्फर्म इस बार 10-12 क्वेश्चन आएंगे। लिख लो आप ये बात। पढ़ने के लिए 10, 12, 15 घंटे ज़रूर निकालिए। इस तरीके से डिवाइड कीजिए। आखिर के 5 दिनों में केवल और केवल क्विक रिवाइज करना, नई चीज़ें मत पढ़ते रह जाना। 20-30% चीज़ें छूट जाए कोई बात नहीं, जो पढ़ा उसी को बार-बार रिवाइज करना। और कुछ वो बच्चे जो अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, फेज 1 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मेरे पास सांत्वनाएँ, शुभकामनाएँ और कुछ भी नहीं है। अभी भी जागने का टाइम है। 20 दिन आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। टाइम खराब मत कीजिए, पढ़िए। कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में या ऐप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो इस वीडियो में मैंने नहीं बताया है वो चीज़ें पूछिए। जो मैंने इस वीडियो में बता दिया है वही चीज़ फिर से पूछेंगे तो मेरा भी टाइम खराब, आपका भी टाइम खराब। काम की और अच्छी चीज़ें पूछिए। ये मत पूछिए फेज 1 की कट ऑफ कितनी जाएगी, एग्ज़ाम कब होगा, कितनी तारीख को होगा एग्ज़ाम, पेपर ईज़ी आता है कि टफ आता है। ऐसे क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजर से पूछिए, मेरा और आपका टाइम खराब मत कीजिए। एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। ये मत सोचिए न्यूमेरिकल नहीं आएँगे, थ्योरेटिकल नहीं आएँगे, सभी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सारा मैटर में हमने आपको प्रोवाइड करा रखा है। फोटोकॉपी वाले के पास जाइए, हार्ड कॉपी नोट्स निकालिए। कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है तो कर सकते हैं। और जो भी बातें हो सकता है कोई बात रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।